मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अब्बू स्कूल में माली का काम करते थे। मैं भी अब्बा की मदद किया करता था। मगर जैसे ही वक़्त मिलता मैं क्लास की खिड़कियों से लगकर उस्तादों की बातें सुनता और याद कर लेता। एक रोज़ स्कूल में बड़ी तकरीब थी। शहर के बड़े बड़े लोग आए हुए थे। मैं स्टेज के पास खड़ा था। एक उस्ताद ने पूछा, क्या बात है? मैंने कहा कि मैं भी अंग्रेज़ी में तकरीर करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। जैसे ही मैंने तकरीर शुरू की, पूरा हाल तालियों से गूंज उठा था। और फिर अचानक प्रिंसिपल साहब स्टेज पर चले आए और मुझे सारे दिन का काम काज अब्बा के साथ करवाने के बाद मैं थक हार कर घर वापस आया था। अब्बा भी मेरे साथ थे। मैं जो ही अपने कमरे की तरफ आराम की गर्ज से बढ़ने लगा, अब्बा ने मुझे वहीं रोक दिया था। मुझे आवाज़ दी तो मैं रुककर इन्हें देखने लगा। इन्होंने मुझे अपनी तरफ बुलाया और कहने लगे, मेरी बात सुनो। मैं आहिस्तगी से चलता हुआ उनके करीब पहुंचा तो उन्होंने मुझे कहा, आओ इधर बैठो, तुमसे बात करनी है। मैं कुछ झिझकते हुए उनके पास आया और उनके पास बैठ गया। क्या हो गया अब्बा जान, सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने सवाल किया तो बाबा जान ने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा सब खैरियत ही है। बस आज तुझे ये बताना था कि कल जल्दी जल्दी उठ जाना, क्योंकि कल हमें स्कूल के लिए जल्दी निकलना होगा। कल स्कूल में फंक्शन है, एक तकरीब है और प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि जल्द से जल्द हम लोग पहुंच जाएं। पौधों की कुछ कटाई वगैरह भी करनी है और बाकी स्कूल का काम भी देखना है। तुम्हारे लिए प्रिंसिपल साहब ने काम लगाया है और वो ये है कि तुम कैंटीन में रहोगे, चाय वगैरह बनाकर वहाँ के मेहमानों को पेश करोगे। मैंने उनसे कह दिया है कि मैं तुम्हें चाय बनाना आती है। बाबा जान ने ये बात कही तो मैं हैरत से बाबा की तरफ देखा था। मैं ऐसे ही मौके की तलाश में था। मैं खुशी से झूमता हुआ जी ठीक है बाबा कहता हुआ अपने कमरे की तरफ रवाना हो गया। दूसरे रोज़ सुबह ही सुबह अजान होते ही बाबा ने मुझे उठा दिया। नमाज़ पढ़ने के बाद हम दोनों स्कूल की तरफ चल दिए थे। अभी अंधेरा था जब हम स्कूल में दाखिल हुए। बाबा ने स्कूल खोला और स्कूल की सफाई करना शुरू कर दी। मैंने भी बाबा का साथ देना शुरू कर दिया। चमन में कुछ पौधे ऐसे थे जिनकी कटाई करना थी, कुछ दरख्तों की कटाई करनी थी ताकि स्कूल अच्छा अच्छा नजर आए। मुझे सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया गया था। 7 बजे से स्कूल के बच्चे आना शुरू हो गए थे। ये स्कूल मिडल से मैट्रिक तक था। यहाँ 5 क्लासें थीं और मैं आज से 5 साल पहले से यहाँ पर मौजूद था। मेरे बाबा के पास इतनी फ़ीस न थी कि वो मुझे यहाँ पढ़ा सकते। माली होने के नाते इन्हें बस अपने घर का गुज़र बसर करने के लिए ही पैसे दिए जाते थे। उससे ज़्यादा पैसे थे और ना ही औकात थी कि वो मुझे स्कूल में पढ़ाते। मैं इस वक्त मैट्रिक के बच्चों की उम्र का था। पढ़ने लिखने का बचपन से शौक़ रहा था। पहली जमातें तो मैं ना पढ़ लिख सका, लेकिन 5वीं से जब मैं यहाँ पर आया तब यहाँ पर 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक की क्लासें लगना शुरू हो गई थी। तब से मैंने अपना यही मामूल बनाकर रखा था। बाबा के साथ पौधों को पानी देता, स्कूल की सफाई करवाता और बाबा के साथ कभी कभी किचन में भी चला जाता। वहाँ से चाय वगैरह बनाकर भी मैं यहाँ के स्टाफ को पहुँचा दिया करता था और इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता सारा स्टाफ मुझे जानने लगा था और मैं भी उनके साथ काफ़ी अटैच हो गया था। लेकिन ये बात थी कि उस स्कूल में फ़ीस के बगैर पढ़ाई नहीं दी जाती थी। आज तक मैंने अपने बाप की जेब को देखते हुए ये बात नहीं की थी कि मुझे पढ़ना है, और ना ही कभी मेरे बाप ने मुझे इस बारे में कहा था कि बेटा अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन ऐसी हमारे दरमियान कोई बात ना हुई थी। ना ही कभी किसी टीचर ने कहा था कि क्या तुम पढ़ते नहीं हो। मुझसे आज तक किसी ने कभी मेरी पढ़ाई के हवाले से कोई भी बात ना की थी। बस मैं पढ़ाई का ख्वाब अपने अंदर ही अंदर लिए फिर रहा था। 6ठी क्लास से
मैं यूँ करता कि सुबह सुबह उठकर बाबा के साथ पौधों को पानी लगा देता। स्कूल की सफाई करने के बाद कभी कभी कैंटीन में चला जाता, लेकिन अक्सर मैं बाहर रहता, खिड़कियों के पास छुप कर खड़ा हो जाता। असातिज़ा जो कुछ पढ़ा रहे होते वो भी मैं पढ़ लिया करता था। कैंटीन से जाकर बाबा मुझे वैसे भी पैसे दे दिया करते थे। मैं अपनी जेब खर्च में से एक कापी और एक पेंसिल ले लिया करता था, और जो कुछ उस्ताद पढ़ाते वो मैं अपनी कापी पर उतार लिया करता। और यूँ आहिस्ता आहिस्ता मुझे पढ़ना लिखना आता चला गया। मुझे स्कूल में काम करते हुए तकरीबन कोई 6 साल गुजर चुके थे। उस वक़्त जो मैट्रिक में लड़के थे मेरी उम्र ठीक उन्हीं के बराबर थी, और आज बाबा ने मुझे ये बात कही थी, और मुझे यूँ लगता था कि जैसे मुझे सब कुछ आता है। स्कूल में वैसे भी पिछले दिनों जब इस इवेंट के लिए तैयारियां शुरू हो रही थीं, तभी से मैंने देखा था कि कुछ लड़कों को उस्ताद अपनी निगरानी में तकरीर और नात वगैरह पढ़ना सिखा रहे थे। तकरीर करने वाले लड़कों को देखकर मेरा भी दिल चाहता था कि मैं भी तकरीर करूं। टीचर जो तकरीर करना सिखा रहे थे उनकी एक एक बात मैं याद करना शुरू हो गया था, उसे अपनी कापी में लिखना शुरू कर दिया था। तकरीबन कोई 10 दिन लगाकर आज मैंने पूरी तकरीर मुकम्मल तौर पर अपने दिमाग में बिठा ली थी, और अब मैं इसी मौके की तलाश में था कि मैं अपने बाबा को यूं मेहनत मजदूरी करते हुए देखता था तो मेरा कलेजा फटने लगता। मैंने बस यही सोच लिया था कि अब मैं अपने बाबा को अच्छा मुस्तकबिल दूंगा, अपने बाबा की आखिरी ज़िंदगी संवार दूंगा। लेकिन कैसे? मैं तो अनपढ़ था, मेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं थी। खैर, मुझे उस तकरीब में हिस्सा लेने का शौक़ था, क्योंकि मैंने सुना था कि इस तकरीब में जब मैं हिस्सा लूँ, कोई भी बच्चा अगर हिस्सा लेगा तो आने वाले मेहमान इन्हें इनामो अकराम से नवाजेंगे। पहला पहला सबसे बड़ा जो इनाम था वो पूरे 1 लाख रुपए का था, और साथ ही साथ एक ट्रॉफ़ी भी मौजूद थी। मेरा दिल चाहता था कि वो ट्रॉफ़ी मैं ही हासिल कर लूँ, लेकिन मैं तो इस स्कूल का बच्चा था ही नहीं, मुझे कहाँ से मिलती। लेकिन अपना शौक़ पूरा करने के लिए आखिरकार मैंने ठान ही लिया था। मैं अपने कमरे में आया और जितना कुछ मैंने अपनी कापी पर लिखा हुआ था वो सारे का सारा देखने में मसरूफ़ हो गया। आज जब सुबह ही सुबह सारा काम ख़त्म हो गया और तकरीब शुरू होने लगी, तमाम मेहमान भी आ चुके थे। तकरीब शुरू हुई और एक के बाद एक सभी बच्चों को तकरीरें, नातें, मिली नगमे वगैरह के लिए बुलाया जाने लगा। तकरीब चल रही थी। मैं सोच रहा था कि आखिर कैसे मैं उन लोगों को बोलूं कि मुझे भी इस तकरीब में हिस्सा लेना है। कुछ सोचते सोचते एक बार जब मैंने तमाम असातिज़ा के लिए चाय और बिस्किट वगैरह लेकर आया, तो मैंने कंपेयरिंग करते हुए एक टीचर से इशारे में कुछ कहना चाहा था। उसने मेरी तरफ देखा और फिर आहिस्तगी से मेरी तरफ बढ़कर चला आया। मैंने उसे कहा कि बस मुझे एक बार मौका दे दीजिए, मैं स्टेज पर आना चाहता हूँ। मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बच्चों को पार्टिसिपेट करता हुआ देखकर मेरा दिल बार बार चाहता था कि मैं भी ऐसे ही स्टेज पर जाऊं, ऐसे ही तकरीर करूं, ऐसे ही नात पढ़ूं, या फिर कोई ना कोई बातें ज़रूर करूं। मुझे भी सराहा जाए, मेरे लिए भी तालियां बजाई जाएं। लेकिन अब मैं काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार हो चुका था। जो तकरीर मैं याद कर चुका था वो अब मेरे दिमाग में हल्की फुल्की आ रही थी, लेकिन फिर भी मुझे स्टेज पर जाना था। मैंने कंपेयरिंग करते हुए टीचर से दरख्वास्त की कि मुझे बस एक बार आप स्टेज पर आने दीजिए। लेकिन उसने मुझे कहा कि बेटा देखो, हमारा वक्त ज़ाया मत करो, तुम्हें वैसे भी आता जाता कुछ है नहीं। मैं नहीं चाहता कि वक्त ज़ाया हो, क्योंकि जो मेहमान आए हुए हैं इन्हें बहुत जल्दी है वापस जाने की। लेकिन मैंने बहुत इसरार करना शुरू कर दिया। मेरे इसरार करने पर उन्होंने आखिरकार मुझे स्टेज पर आने की इजाज़त दे दी, और फिर अपना टेबल संभालते हुए माइक पर उन्होंने मेरा नाम पुकारा और कहा कि मैं स्टेज पर आना चाहता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं कोई तकरीर करना चाहता हूँ या कोई नात पढ़ना चाहता हूँ।
बस उन्होंने इतना कहा था कि हमारा एक बच्चा है, इस वक्त स्टेज पर आना चाहता है। हमें नहीं पता कि वो इस वक्त बात करना चाहता है, नात पढ़ना चाहता है या तकरीर करना चाहता है, लेकिन हम उसे स्टेज पर आने का मौका ज़रूर देंगे, क्योंकि वो हमारे स्कूल में माली का काम करने वाले चचा के बेटे हैं। आएँ और अपना काम कीजिए। ये कहते ही वो वहाँ से हटा तो मैं एकदम फुर्ती से दौड़ता हुआ स्टेज तक जा पहुँचा था। स्टेज पर खड़े होकर जो ही माइक मैंने अपने सामने किया, मैंने देखा दरवाजे से लेकर मेरे सवा गज़ के फासले तक अवाम ही अवाम थी। पूरा स्कूल जैसे बच्चों से भरा पड़ा था। बाकी स्कूलों के टीचर और बच्चे भी यहाँ आए हुए थे। कंपटीशन चल रहा था, वक़्त भी ज़ाया हो रहा था। सारे टीचर मुझे देखकर जैसे हैरत में मुब्तला हो गए थे। वो कंपेयरिंग करने वाले टीचर की तरफ सवालिया नज़रों से देख रहे थे। सबको मेरा स्टेज पर आना बिल्कुल भी अच्छा ना लगा था, लेकिन मैंने इधर उधर देखते हुए अपनी आंखें बंद की और फिर एक बार लंबा सांस लेते हुए मैंने वो तमाम तकरीर जो पिछले दिनों से असातिज़ा अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर चुके थे, वो मैं हरफ ब हरफ याद कर चुका था और अब मुझे स्टेज पर आकर वही तकरीर करनी थी। मैंने अल्लाह ताला का नाम लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया और फिर इंग्लिश बोलता ही चला गया। मैं नहीं जानता था कि इस इंग्लिश का क्या मतलब है, मैं क्या कह रहा हूँ और क्या नहीं, लेकिन जैसे ही मुझे 1 मिनट गुज़रा, सारा हाल तालियों से गूंज उठा था। यहाँ तक कि मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उस स्कूल के तमाम असातिज़ा भी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। मुझे कुछ समझ ही ना पाया था। खैर, मैंने जारी रखा और एक बार फिर से अपनी तकरीर करना शुरू कर दी। ये तकरीर मुझे कई कई लफ्ज़ याद दिलाती और कई कई लफ्ज़ मुझे बिल्कुल भी याद ना आते। मुझे कुछ कुछ समझ आता और कुछ आता भी ना। जिन जिन अल्फाज के मानी मुझे टीचर बता चुके थे, वो अल्फाज मेरे दिमाग में बैठ चुके थे। ये तकरीर असातिज़ा के लिए थी, इसमें से कुछ मैंने अपनी तरफ से भी ऐड कर लिया था। मैं नहीं जानता था कि मेरी इंग्लिश ठीक थी या नहीं, लेकिन मेरा ख्वाब पूरा हो चुका था। मैं स्टेज पर खड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने अपनी तकरीर ख़त्म की और जाने के लिए इजाज़त चाही, तो एकदम से प्रिंसिपल साहब अपनी जगह से उठे और मेरी तरफ बढ़े। मुझे हैरत का झटका लगा था। वो मेरी तरफ आए और जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया, वो मुझे हैरत में मुब्तला कर देने के लिए काफ़ी था। मैं हैरून अपने वालिद का अकलौता बेटा था। मेरी वालदा मुझे पैदा करते ही इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। ना तो मेरी कोई बहन थी और ना ही कोई भाई। मैं अपने वालिद का बस अकलौता जिगर गोशा था। वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थे। बचपन ही से मैं देखता आ रहा था कि बाबा एक हाई स्कूल में बतौर माली का काम करते हैं। बचपन में तो बाबा ने मुझे स्कूल भेजना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता चला गया, वैसे वैसे हालात में ख़राबी आती चली गई। हमारे घर में गुर्बत और फाके होने लगे। माली का काम करने की वजह से बाबा के पास इतने पैसे न होते थे कि बड़ी मुश्किल से घर का गुज़र बसर चलता था। मैंने चौथी जमात पास की तो बाबा ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। मुझे बस हल्का फुल्का अपना नाम वगैरह लिखना आता था, इससे ज़्यादा मुझे कुछ ना आता था। करता तो क्या करता, बाबा जान से कहता रहा कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, लेकिन बाबा ने मुझे अपने सीने से लगाकर कहा, बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं यहाँ माली का काम करता हूँ। ये स्कूल भी एक कोई गवर्नमेंट का स्कूल तो है नहीं, ये एक प्राइवेट स्कूल है जहाँ पर मैं माली का काम करता हूँ। और ये स्कूल भी कोई गवर्नमेंट स्कूल तो नहीं, और यहाँ पर मैं माली का काम भी कर लेता हूँ। और क्योंकि मेरी तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा, तनख्वाह कितनी होगी, यही कोई 16-17 हज़ार रुपये, और उससे घर का गुजारा चलता नहीं, मैं कैसे तुम्हें पढ़ाऊँ। बेटा मेरी बात को समझो, हम जैसे लोगों का काम नहीं है पढ़ाई करना। ये पढ़ाई वढ़ाई तो बड़े लोगों का काम है, जो अपने बच्चों को हुनर भी दे सकते हैं और तालीम भी। लेकिन बेटा मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं कि मैं तुझे हुनर दे सकूं।
बेटा खामोश हो जाओ। और फिर उसी दिन से बाबा ने मुझे अपने साथ माली के काम पर रख लिया था। उनका कहना था कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो फिर स्कूल के मालिक मुझे इस स्कूल का माली रख लेंगे, और इस वजह से उन्होंने यहाँ पर माली का काम सिखाना शुरू कर दिया। मैं उस स्कूल में आता, बाबा के साथ पौधों को पानी देता, स्कूल की सफाई करवाता। स्कूल की छुट्टी होने के बाद सारे स्कूल के कमरों की छांटी करता। जो डेस्क वगैरह या फिर कुर्सियाँ वगैरह गलत तरीके से पड़ी होती हैं, इन्हें सेट करता। एक बार फिर से स्कूल की सफाई करता, ताला लगाता, और बाबा के साथ एक बार फिर से घर आ जाता। असर के वक़्त एक बार फिर से स्कूल की चाबी लेकर स्कूल का दरवाज़ा खोलता, यहाँ के तमाम पौधों को पानी देता, चमन का ख्याल रखता, सारे स्कूल में पानी का छिड़काव करता, और एक बार फिर से स्कूल बंद करके घर वापस आ जाता। दिल ही दिल में एक ख्वाहिश ने जन्म ले रखा था, और वो यही थी कि मैं भी इसी स्कूल में पढ़ूं, इसी स्कूल के असातिज़ा से तालीम हासिल करूं, इतना पढ़ लिख जाऊं कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। दिल में एक कशिश सी थी, ये पढ़ाई मुझे अपनी तरफ खींचती थी, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही थी। कैसे पढ़ता कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार मेरे दिलो दिमाग में ये काम करना शुरू कर दिया। मैं सुबह सुबह बाबा के साथ जैसे ही यहाँ पर आता, काम वगैरह ख़त्म करने के बाद जैसे ही क्लासें लगना शुरू होती, तो मैं छठी क्लास 10वीं क्लास तक की खिड़कियों के पास जाता, एक एक लेक्चर सुनता, एक कापी और पेन लेता, और फिर उस पर लिखना शुरू कर देता। जैसे जैसे टीचर जो जो बात कहता जाता, मैं बस वो बात अपने दिलो दिमाग में बिठाता जाता और अपनी कापी और पेन से लिखता जाता। ये बात मैंने अपने बाप से छुपाई हुई थी, और मैं नहीं चाहता था कि बाबा को पता चल जाए, क्योंकि उन्होंने मुझे सख्ती से मना करके रखा था कि मैं स्कूल के किसी भी बच्चे के नज़दीक ना जाऊं। इसी वजह से मेरी किसी से भी दोस्ती नहीं हो पाई थी। बस बच्चों से को दूर से देखता था, और कभी कभी उनके साथ खेलने कूदने जाता तो बाबा मुझे मना करते थे, और अपने साथ कैंटीन लेकर आते और चाय बनाना सिखाना शुरू कर देते। यूं ही दिन गुजरते चले गए, और मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया। मुझे अब यहाँ पर काम करते हुए तकरीबन कोई 4 साल हो गए थे। उन 4 सालों में मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, मुझे बहुत कुछ समझ आने लगा था, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में बस यही बात चलती थी कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं पढ़ लिख रहा हूँ, क्या ये सही है या गलत? मेरी कोई रहनुमाई करने वाला भी नहीं था, इसलिए मैं कन्फ्यूजन का शिकार था। अब मुझे यहाँ पर आए हुए और बच्चों के साथ पढ़ते हुए तकरीबन 6 साल का अरसा गुजर चुका था। आज ये तकरीब रख दी गई थी। बाबा जान ने मुझे अपने पास बुलाकर इस तकरीब के लिए बताया, तो दूसरे रोज़ सुबह ही सुबह हम अजानों के वक़्त ही उठे और स्कूल की जानिब चल दिए। स्कूल का सारा काम ख़त्म करने के बाद तकरीब होना शुरू हो गई थी। मेहमान ख़ुसूसी भी आ गए थे। दूसरे स्कूलों के लोग भी हमारे स्कूल के मुकाबले के लिए आना शुरू हो गए थे। ये मुकाबला था जिसमें मिली नगमे का मुकाबला, तकरीर का मुकाबला, नात खाने का मुकाबला और क्विज़ मुकाबला मौजूद था। मुझे भी तकरीर करनी थी। पिछले दिनों से ऐसा हो रहा था कि असातिज़ा अपने बच्चों को लेकर कभी किसी को तकरीर सिखा रहे होते, तो कभी किसी को मिली नगमा सिखा रहे होते, और मेरा दिल चाहता कि मैं भी बिल्कुल इन्हीं की तरह ही मिली नगमा गाऊं या फिर कोई तकरीर करूं। एक टीचर जो कि एक बच्चे को इंग्लिश में तकरीर सिखाता, मुझे बस वही पसंद आने लगी। अक्सर खिड़कियों के पास रुककर मैं उनकी तकरीरें सुनता और अपने दिलो दिमाग में हर्फ बहर्फ याद करता रहता। 10 दिनों में मुझे ये तकरीर याद हो चुकी थी। पीछे से जो मैं पढ़ चुका था, ये सारा पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में जो कुछ बैठता चला गया, मैं वो पढ़ता गया, और उसे इस दौरान में जो जो मुझे अच्छा लगता था, मैं वो चीज़ें ऐड करता गया, यहाँ तक कि मैंने एक मुकम्मल तकरीर लिख ली थी और अब उसे याद करने लगा। उस रोज़ जी अब्बा ने अपने पास बुलाया था
और मुझे बताया कल तकरीब है, तो मैं खुशी से नाचना शुरू कर दिया। मैं जो सोने के लिए अपने कमरे में जा रहा था, सोने की बजाय मैंने कागज़ पेंसिल लिया और सारी तकरीर लिख डाली और फिर उसे याद करना शुरू कर दिया। मैं रात भी न सोया था, न कुछ खाया पिया, बस अपनी हस्ती में मगन रहा था। मेरे दिलो दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि कल जब तकरीर होगी तो मैं वहाँ पर स्टेज पर जाने के लिए वक़्त मांगूँगा। जिस तरह मैं बच्चों को स्टेज पर जाता पढ़ता वगैरह देखता था, तो मेरा दिल चाहता था कि मैं इन्हीं की तरह स्टेज पर जाऊं, मुझे सराहा जाए, मेरे लिए तालियां बजाई जाए, मुझे इनामात से नवाजा जाए। और अब मुझे यूँ लग रहा था जैसे मेरा ये ख्वाब पूरा होने को है। पढ़ने का ख्वाब तो पूरा ना हो सका, लेकिन शायद ये ख्वाब पूरा हो जाए। इस बार मैंने ये तकरीर याद कर ली और ये मुझे मालूम था कि मैं तकरीर असातिज़ा के लिए कर रहा हूँ। उसका उन्वान टीचर था और जो कुछ एक टीचर के मुंह से सुना था वो भी इसमें लिख डाला था, और जो कुछ मैं पीछे टीचर से छुप छुप कर पढ़ता रहा था, वो सारा कुछ जो कुछ मेरी समझ में आता चला गया, मैं लिखता चला गया और फिर याद करता चला गया। अब वो दिन आगे पहुंचा था कि मैं हर किसी को चाय पेश कर रहा था। तभी मैंने कंपेयरिंग करते हुए टीचर्स ने जब किसी को पुकारा तो वो बच्चा आया और तकरीर करने लगा, और कंपेयरिंग वाला टीचर एक साइड पर जाकर बैठ गया। मैंने उससे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैंने इशारे से उन्हें अपने पास बुला लिया। वो उठकर मेरे पास चले आए तो मैंने इन्हें स्टेज पर आने की इल्तजा की, लेकिन वो न माने। बहुत ज़्यादा मैंने इल्तजाएँ की तो आखिरकार वो मेरी इल्तजा पर मान ही गए और मुझे स्टेज पर आने का मौका दे दिया गया। बाकी बच्चों को 2-3 मिनट दे दिए जाते थे और मुझे दो दो मिनट दिए गए थे। इन 2 मिनटों में मैं जो अपनी बात करनी है मैं वो कर डालूं। मैं भी खुशी से मसरूर भागता हुआ स्टेज पर जा पहुंचा, माइक हाथ में लिया और फिर अपने लिखे हुए तमाम अल्फाज एकदम से दोहराने शुरू कर दिए थे। अल्लाह का नाम लेकर तकरीर करना शुरू की। अभी 1 मिनट नहीं गुजरा था कि सारा हाल तालियों से गूंज उठा था। यहाँ तक कि टीचर्स भी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। उसके बाद दूसरा मुकम्मल हुआ तो मैंने अपनी तकरीर भी मुकम्मल कर ली थी। वो कागज़ मैंने तह करके अपनी जेब में डाला और जैसे ही जाने के लिए मुड़ा तो मेरे हाथ से किसी ने पकड़ लिया। मैंने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि यहाँ के प्रिंसिपल साहब थे। वो मेरी तरफ बढ़े और फिर एकदम से अपने सीने से लगा लिया था। फिर कहने लगे, क्या हुआ? तुम इतनी अच्छी तकरीर करना कहाँ से सीखे हो, और इतनी अच्छी इंग्लिश ज़ुबान तुम्हें कैसे आ गई? मैं हैरत परेशानी की तस्वीर बना खड़ा इन्हें देख रहा था। इस वक्त मेरा ये ख्वाब मुकम्मल तौर पर पूरा हो चुका था कि मैं स्टेज पर जाऊं और मेरे लिए तालियां बजें। मेरे लिए तालियां भी बजाई गई थी, लेकिन अब प्रिंसिपल साहब मेरे सर पर मौजूद थे। मुझे यूँ लग रहा था जैसे वो मुझ पर गुस्सा करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझ पर गुस्सा नहीं किया था, बल्कि प्यार से मुझे सीने से लगा लिया और मुझसे पूछा कि तुम इतनी अच्छी इंग्लिश तुमने कहाँ से सीखी? मैं खामोश रहा। उन्होंने एक बार फिर पूछा। अब की बार बाबा भी मेरे पास आ पहुँचे थे। बाबा ने कहा, हजूर, इसे माफ़ कर दे दिए, इससे गलती हो गई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने इसे मना कर रखा था कि ये स्टेज तो क्या या किसी बच्चे के करीब भी न जाए, लेकिन न जाने इसे क्या सूझी। गलती हो गई है, इसे माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये कहते हुए उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ स्टेज से उतारने ही लगे थे कि प्रिंसिपल साहब ने इन्हें आवाज़ देकर रोक लिया और कहा, हमें बहुत अच्छा लगा है कि तुम्हारा बेटा इतना लायक फ़ाइक है। तुमने उसे किस स्कूल में पढ़ाया है? क्योंकि जब से मैं देख रहा हूँ तब से इस स्कूल में तुम्हारे साथ माली का काम करता है, कैंटीन में जाकर चाय वगैरह बनाता है, और अब तो तुम उसके लिए चाय वगैरह बनाने का अलग काम भी सौंप दिया है ना। तो फिर इतनी पढ़ाई उसकी कैसे हुई? बाबा जान खामोशी से मुझे देख रहे थे और मैं भी खामोशी से अपनी नज़रें झुकाए खड़ा था।
मुझसे बार बार इसरार किया जाने लगा। यहाँ तक कि सारे टीचर्स भी मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगे। मैंने हैरत से उन सबको देखा और फिर आहिस्ता से अपना मुंह खोला और कहा, मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से मैं चोरी छुपे सारे असातिज़ा को पीरियड्स लेते हुए खिड़की से खड़े होकर सुनना शुरू कर दिया था। मैं जब जब फारिग होता मैं किसी क्लास की खिड़की के पास आकर रुक जाता। टीचर्स जो कुछ पढ़ा रहे होते मैं वो पढ़ना शुरू कर देता। कैंटीन से मैंने अपने लिए कागज़ पेंसिल भी ख़रीद लिया था। जो जो पढ़ता उसे बस उसी पर उतारता जाता था, क्योंकि मैंने सिर्फ़ चौथी जमात तक ही तालीम हासिल की थी और उसके बाद मेरे बाबा जान मुझे तालीम हासिल नहीं करवाना चाहते थे। उनकी जेब भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती थी। इसलिए मैंने अपना यही काम करना शुरू कर दिया और फिर जब 8-10 दिन पहले यहाँ पर मुकाबला जात की तैयारियाँ शुरू हो चुकी थीं, तब से मैंने तकरीर करवाने वाले टीचर्स को देखा कि वो किस तरह से बच्चों को तकरीरें करवा रहे थे। वो जो जो कहते मैं उसे याद कर लेता, अपनी कापी पर लिख लेता और फिर घर आकर उसे रट्टे लगाता। और फिर कल रात मैंने अपने दिलो दिमाग में आने वाले तमाम फ़िक्रें और ये उस्ताद मोहतरम की ज़ुबान से अदा हुए तमाम अल्फाज मैंने यकजा करके कागज़ पर उतारे और फिर कल से मैंने ये तकरीर याद करना शुरू कर दी थी। मैं चाहता था कि मैं भी स्टेज पर आऊँ, दूसरे बच्चों की तरह मुझे भी स्टेज पर आने का मौका मिले, मेरे लिए भी तालियां बजें, मुझे इनाम मिले और मेरे बाबा जान का नाम फ़ख्र से रोशन हो जाए, उनका सर ऊंचा हो जाए। मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो गई है। मैं शर्मिंदा सा खड़ा हुआ था। मुझे यूं लगा जैसे अब मेरी क्लास शुरू हो जाएगी, लेकिन अगले ही लम्हे प्रिंसिपल साहब ने एक बार फिर आगे बढ़कर मुझे अपने सीने से लगा लिया था। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। कुछ लम्हे के बाद उन्होंने मुझे जब खुद से जुदा किया तो कहने लगे, मुझे माफ़ कर देना बेटा, ये सारी की सारी मेरी गलती है। काश कि मैं देख पाता कि तुम एक माली के बेटे हो, लेकिन फिर भी किसी के बेटे हो और तुम्हारा हक भी है कि तुम पढ़ाई लिखाई करो, तो शायद बेटा मैं तुम्हें यूँ छुप छुप कर पढ़ता था। मैं यूँ यहाँ पर पढ़ने की इजाज़त देता, लेकिन अब मुझे ये बात पता चल चुकी है। बेटा मुझे बहुत दुख हुआ है। काश कि मैं तुम्हें यहाँ पर छुप कर पढ़ते हुए भी देख लेता, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर एडमिशन दिलवा देता। लेकिन मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया है। मेरे स्कूल में रहते हुए एक बच्चा तालीम से महरूम रहा, लेकिन उसने खुद कोशिश ना छोड़ी और आखिरकार इतना अच्छा पढ़ लिख गया। बेटा जो मैंने पढ़ा है, इस वक्त तुमने तकरीर की है, ये यहाँ पर आने वाले सभी तकरीर करने वालों में से ज़ोर ज़बरदस्त हैं। तुम्हारे अंदाज़ और तुम्हारे अल्फाज ने सबके दिलों पर जैसे घर सा कर लिया है। बेटा आज से मैं तुम्हारी पढ़ाई का ज़िम्मा लेता हूँ। मैं 9वीं-10वीं जमात तुम्हें एक बार फिर से पढ़वाता हूँ और फिर इसके बाद कॉलेज का तमाम ख़र्चा मेरे ज़िम्मे आ गया है। तुम यूँ समझ लो कि तुम अपने बाप के ख़र्चे पर पढ़ लिख रहे हो, और आपने हमें ये कभी क्यों नहीं बताया कि आपके बेटे को पढ़ाई का शौक़ है। आप देखिए ना, आपका बेटा कितना ज़हीन है। उसने सिर्फ टीचर के लेक्चर सुनकर इन्हें इस कदर दिमाग से सोचा कि यह बच्चा आज तकरीर करने के काबिल हो चुका है, अब यहाँ पर फर्स्ट आ चुका है, इससे आगे के मुकाबलों में हम उसे लेकर जाएंगे और उसे बहुत सारे इनामात मिल जाएंगे। ये हमारे स्कूल का बच्चा है। उस तकरीर के पहले अवार्ड पर जो 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, वो मेरे बाबा जान को बड़ी ही इज़्ज़त और ताज़ीम के साथ दे दिया गया। मेरी ट्रॉफ़ी भी मेरे हाथों में थमा दी गई थी। मेरी आंखों में से एकदम से आंसू भरने लगे। मेरा ख्वाब इतना जल्दी पूरा हो जाएगा मैं नहीं जानता था। मेरे बाबा जान की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन एक चमक थी, आस थी, उम्मीद थी जो मैंने उनकी आंखों में देखी थी। शायद वो चमक खुशी की थी और फ़ख्र की थी, जो इन्हें फ़ख्र आज मेरे ऊपर हुआ था। और आज यूँ लग रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी की कमाई ही यही हो। मैं अपने बाबा के सीने से लगा और उनसे कहने लगा, बाबा
मैं यही चाहता था कि जिस तरह यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन जब किसी तकरीब में आते हैं तो उनका सर फ़ख्र से बुलंद होता है, लेकिन बाबा जान आप हमेशा अपनी गर्दन झुकाए रखते हैं और मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बाबा जान आप फ़िक्र ना करें, अब मैं बड़ा आदमी ज़रूर बनूँगा। मेरी इस बात पर बाबा जान ने मुझे सीने से लगा लिया था और कहा कि मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा नहीं सका जिस तरह से तुम्हारा शौक़ था, लेकिन खुदा ताला ने तुम्हें ऐसी अक्ल दी कि तुम बिना नज़र आए पढ़ लिख गए। तुम्हारा जहन इतना खुल गया है कि टीचर्स कह रहे हैं कि तुम्हें बस सिर्फ इम्तिहान देने के लिए जाना पड़ेगा। इस बात पर मेरी खुशी की इंतहा न रही। आज मैं इसी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ जिस स्कूल में मैंने ये तकरीर की थी और जिस स्कूल में मैंने सिर्फ छुप छुप कर पढ़ाई लिखाई की थी। यहाँ के प्रिंसिपल का कोई बेटा नहीं था। इन्होंने मेरी पढ़ाई का ज़िम्मा खुद लिया और फिर मुझे पढ़ाना शुरू कर दी, यहाँ तक कि अब ये स्कूल भी इन्होंने मेरे हवाले कर दिया है। मैं खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि कुदरत मुझ पर मेहरबान थी और अल्लाह ताला का साथ मेरे साथ था। अब मैं इस बात के लिए कोशा हूँ कि जो भी बच्चे मेरी तरह के हैं वो पढ़ लिख नहीं सकते, मैं इन्हें तालीम दूँ और मैं हर जगह पर जाता हूँ, वहाँ पर से ऐसे बच्चों को ढूंढ कर ले आता हूँ जो अपने वालिदैन की वजह से, अपने अखराजात की वजह से पढ़ लिख नहीं पाते। उन लोगों को मैं अपने ख़र्चे पर पढ़ाना चाहता हूँ और अब एक ट्रस्ट भी खोल दिया गया है। आज मेरे बाबा अपनी ज़िंदगी सुकून से बसर कर रहे हैं और मैं भी सुकून की ज़िंदगी जी रहा हूँ। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि एक वक्त इंसान पर खड़ा नहीं रहता। मैं आप सबसे भी यही गुजारिश करता हूँ कि आप भी अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत से बच्चों को देखें जो अपने हालात की वजह से पढ़ नहीं पाते, लेकिन उसका दिल ज़रूर करता है पढ़ने लिखने का, तो उसकी आप ही मदद करें। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी संवर जाए जिस तरह से मेरी संवर गई है। बेशक अल्लाह ताला हिम्मत करने वालों का साथ देता है। नाजरीन, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए और ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी कहानी पसंद आई होगी। हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।